नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 की इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। आज ये पीवाईक्यू क्लास नहीं है, आज इसमें अपन एमसीक्यू करेंगे। राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह नाम से आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है। ये लेवल 1 की बात करें तो भी उसमें टॉपिक दे रखा है, 80 नंबर का पोर्शन है। उसमें एक सेक्शन राजस्थान सामान्य ज्ञान का है, उसमें पहला टॉपिक है। और इसी प्रकार आपके लेवल 2 में भी ये सेम ही है, लेकिन बस प्रश्नों का थोड़ा अंतर रहेगा। तो यहाँ पर ये अलग अलग आपके दोनों में मैंने आपको बता दिया है। और नई विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, आपने देखा होगा। और विज्ञप्ति में लेवल 2 में मैथ का सिलेबस ही गायब है, ये भी आपने देखा होगा। तो पता नहीं किस कहते हैं ना वो, जिस हिसाब से कौन सा नशा करते हैं, पता नहीं कि किस हिसाब से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, पूरा पूरा सिलेबस गायब है सिलेबस विज्ञप्ति से। हो सकता है दुरुस्त हो जाए, हो गया भी होगा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक सही हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये एक लापरवाही का सिंबल है कि किस प्रकार से जो कर्मचारी है वो आपके मतलब उसको रिव्यू भी नहीं करते कि क्या चीज़ें कंप्लीट है क्या नहीं है। कोई बात नहीं, अपन अपने तैयारी पे फोकस करते हैं। और प्रतीक चिन्ह नाम से जो टॉपिक है उसको आपने पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लीजिए, और पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा। आप किसी भी उद्देश्य से देखें, लेकिन इसको एक बार कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपके कोई भी चीज़ अगर मिस हो रही होगी तो आपके कवर हो जाएगी। प्रतीक चिन्ह पहला टॉपिक है। सबसे पहले प्रश्न से ही शुरुआत करेंगे, और प्रश्न से शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसके व्याख्या की भी बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान राज्य का पशु है। राजस्थान का क्या है? राज्य पशु है। ये यहाँ पर इसमें कहा गया है कि चिंकारा है वो क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है। इसी के साथ इसे 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया। तो आपको पता है कि चिंकारा को कब घोषित किया गया? तो चिंकारा की घोषणा 2014 में नहीं होकर कब हुई थी? 22 मई 1981 को हुई थी। कब हुई थी? 22 मई 1981 को इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है। ऊंट पशुधन श्रेणी या घरेलू श्रेणी में राजस्थान का राजकीय पशु है, बिल्कुल सही है। और ऊंट की घोषणा है वो आपके कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 30 जून 2014 को। इसमें दो डेट आपको याद रखनी है। ये तो हो गई आपके किसकी डेट? घोषणा वाली डेट हो गई, इस दिन तो घोषणा हुई थी। फिर इसकी अधिसूचना भी जारी हुई थी, और अधिसूचना जारी हुई थी 19 सितंबर को। कब? 19 सितंबर 2014 को, यानी कि जून में घोषणा होने के बाद में अधिसूचना सितंबर में जाकर जारी हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये अधिसूचना की डेट है। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में है, ऊंट पालतू श्रेणी में या घरेलू श्रेणी में है। तो पहला कथन तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया, तो केवल 2 आपका सही है। तो इस प्रकार से 2-3 चीजें देकर आपको पूछी जा सकती हैं चीजें। अब इसके बारे में डिटेल से भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल से। पहले चित्र आपको चिंकारा का दे रखा है, तो सबसे पहले बात करते हैं चिंकारा के बारे में। किसके बारे में? पहले चिंकारा के बारे में बात कर लेते हैं। तो चिंकारा क्या है इसकी बात करते हैं। चिंकारा को तो आप जानते ही होंगे। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में है। किस श्रेणी का है? वन्य जीव श्रेणी का पालतू पशु है, सॉरी राज्य पशु। क्या है? वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है, राज्य पशु है। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछ सकते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। क्या नाम है? गजेला गजेला। या फिर आपको मिल सकता है गजेला बनेटी। क्या मिल सकता है? गजेला बनेटी भी आपको इसका मिल सकता है। इसकी घोषणा कब हुई, यानी कि इसको दर्जा कब मिला? राज्य पशु का दर्जा है वो कब दिया गया? अभी मैंने आपको बताया, राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया। ठीक है। इसकी बात करें तो ये एंटीलोप प्रजाति का हिरण है। एंटीलोप प्रजाति का क्या है? हिरण है। ठीक है।
क्या है? हिरण है। इसमें देखो हिरण की फोटो लगा रखी है, ऐसा लग रहा है। सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है ये? सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य में ये सर्वाधिक पाया जाता है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। इसके अलावा ये पाया जाता है आपके ताल छापर चूरू में। ताल छापर चूरू में। ताल छापर चूरू को तो आपने देखा होगा। इसके साथ और कहाँ पाया जाता है? और ये पाया जाता है अमृता देवी मृगवन में पाया जाता है। अमृता देवी मृगवन कहाँ है? आपके जोधपुर वाला, वहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी ये पाया जाता है। यहाँ पर मरु उद्यान में। और मरु उद्यान आपको पता है 2 जिलों के साथ है, बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर। ये हमारे बात हुई चिंकारा की। ठीक है। चिंकारा के बाद में अगर बात करें तो हमारे है कौन? हमारे हैं ऊंट। ऊंट की अधिसूचना कब जारी हुई? तो यहाँ पर ऊंट की चर्चा करते हैं। ऊंट। ऊंट आपके किस श्रेणी में है? घरेलू श्रेणी में या फिर पशुधन श्रेणी में है? इसकी अधिसूचना है वो कब जारी हुई? तो 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी हुई। ये आपको ध्यान में रखना। अधिसूचना दोनों डेट मैंने पीछे बता भी दी है, लेकिन थोड़ा यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि ये आपको ध्यान में रखना। अब और इसका वैज्ञानिक नाम आपने याद कर रखा हो, नहीं तो इंग्लिश में कैमल कहते हैं, तो उससे याद रख लेना कैमेलस। और कैमेलस के बाद इसका क्या है? ड्रोमेडेरियस। क्या है? ड्रोमेडेरियस। इसकी बात हमने पहली क्लास जो राजस्थान के परिचय वाली की थी, उसमें भी हमने इनकी बातें की थी। भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में ये सर्वाधिक पाया जाता है जैसलमेर में। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है। दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर एक अनुसंधान है वो पूछा जाता है। केंद्रीय ऊंट पूछ ले आपसे, केंद्रीय ऊंट प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऊंट प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको बताना है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर। और बीकानेर में क्या होता है? ऊंट महोत्सव होता है। ऊंट महोत्सव भी कहाँ होता है? बीकानेर में ही होता है। तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि इसका अनुसंधान भी कहाँ होता है? बीकानेर में ही होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको लोक देवता की अगर बात करें तो पाबू जी का संबंध आता है आपसे इनसे। और राजा महाराजाओं में बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ पर गंगा रिसाला बनाई थी। अब इसके थोड़े और बात करते हैं कि गोरबंद इसका क्या है? गोरबंद है वो आपके ऊंट का आभूषण कहलाता है। गोरबंद क्या है? ऊंट का आभूषण है जो गले तक और यहाँ पहना हुआ होता है। यहाँ आपने देखा होगा ऊंट का आभूषण होता है, यहाँ पहना जाता है गोरबंद। ठीक है। गोरबंद कहाँ पहना जाता है? ऊंट के द्वारा पहना जाता है। और ऊंट के जो खाल पर जो नक्काशी की जाती है उसको क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला भी बीकानेर की है। ऊंट की खाल पर नक्काशी करना उस्ता कला कहलाता है। और इससे संबंधित हमारे राजस्थान में योजना भी चल रही है जिसको मंगला पशु बीमा के नाम से जाना जाता है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। और इस योजना में टोड़ी या टोड़ी के जन्म पर पशुपालक को 20,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ऊंट और चिंकारा के बारे में। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोडावण को कब राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। गोडावण से संबंधित प्रश्न है। गोडावण को कब राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। तो देखते हैं अगले पेज पे जगह है तो इसमें अगले पेज पे बात करेंगे गोडावण की। तो गोडावण को कब कब दर्जा दिया गया। तो 1981 में दर्जा दिया गया, 21 मई 1981 को। तो यहाँ पर कुछ बातें गोडावण की यहाँ कर लेते हैं। जैसे गोडावण की बात करें तो गोडावण के उपनाम क्या क्या है। गोडावण को और किस नाम से जाना जाता है। तो गोडावण को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। गोडावण को ही कहा जाता है हुकना। क्या कहा जाता है, हुकना इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको माल मोरडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माल मोरडी इसको कहा जाता है। इसी को सोन चिरैया कहा जाता है। सोन चिरैया इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको शर्मीला पक्षी भी कहा जाता है। कौन सा पक्षी, शर्मीला पक्षी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम है वो आपको बताना है। वैज्ञानिक नाम क्या है, क्रायोटिस। क्या नाम है, क्रायोटिस। क्रायोटिस नाइग्री सेप्स। क्रायोटिस नाइग्री सेप्स ये आपके वैज्ञानिक नाम है। इसका गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। गोडावण क्या है, गोडावण राज्य पक्षी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखें। नाम से संबंधित बात हुई। अब इसको आगे और बात करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर देखो गोडावण का चित्र आपको दिख रहा होगा और गोडावण के चित्र के साथ साथ बात करते हैं गोडावण की। तो गोडावण हमारा क्या है, राज्य पक्षी है। क्या है, राज्य है पक्षी। और राज्य पक्षी का दर्जा इसको कब दिया गया। तो 21 मई को दिया गया, 22 मई को दिया गया राज्य पशु का और 21 मई को पक्षी का दिया गया। 21 मई 1981, 21 मई 1981 को इसको दर्जा दिया गया। वैज्ञानिक नाम की बात हमने की, अन्य नामों की बात हमने की। फिर इसकी बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, सेवण घास के मैदानों में पाया जाता है। सेवण घास के मैदानों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, सेवण घास के मैदानों में। और इसी के साथ इसका भोजन पूछ ले तो इसका प्रिय भोजन क्या है। तो इसका प्रिय भोजन है तारा मीरा। तारा मीरा खाना इसको बहुत अच्छा लगता है। क्या है, तारा मीरा खाना इसको बहुत अच्छा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको कहा जाता है। और इसकी एक पुस्तक आती है जिसको कहते हैं रेड डेटा बुक। क्या कहते हैं, रेड डेटा बुक, लाल आंकड़ों की किताब, रेड डेटा लिस्ट या रेड डेटा बुक इसको कहते हैं। और इसमें ये शामिल है, कौन, हमारा गोडावण इसके अंदर शामिल है। गोडावण इसमें शामिल है। गोडावण का नाम इसमें लिखा गया। और गोडावण का नाम किस श्रेणी में लिखा गया, तो गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में लिखा गया। गंभीर संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में इसको रखा गया है, यानी कि लुप्त होने वाला है, गंभीर संकटग्रस्त है। इसके अलावा कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किन किन स्थानों पर ये पाया जाता है। तो उससे पहले आपको ध्यान में रखना, गोडावण जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो देखो पहले। गोडावण हैचिंग सेंटर, गोडावण हैचिंग सेंटर ये राजस्थान में 2 जगह पर है। तो गोडावण हैचिंग सेंटर राजस्थान में 2 जगह पर कहाँ कहाँ पर है। तो गोडावण हैचिंग सेंटर एक तो है आपका कोटा में और एक है आपका जैसलमेर में। कोटा और जैसलमेर 2 जगह गोडावण हैचिंग सेंटर है राजस्थान में।
और अगर आपसे पूछ ले कि गोडावण प्रजनन केंद्र कहाँ है, गोडावण प्रजनन केंद्र, गोडावण प्रजनन केंद्र, तो गोडावण प्रजनन केंद्र की बात पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना कहाँ पर है, जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ है, जोधपुर के जंतुवालय में, चिड़ियाघर में। जोधपुर के जंतुवालय में गोडावण प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा इसका ध्यान रखना कौन से स्थान है इसके, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा चित्र के ऊपर की तरफ कि और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो एक तो ये पाया जाता है सोरसन 12 में, कहाँ पर, सोरसन 12 में पाया जाता है। एक ये पाया जाता है सौंकलिया, सौंकलिया अजमेर में ये पाया जाता है। इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया 5 जून 2013 को। कब शुरू किया गया, 5 जून 2013 को। कहाँ पर शुरू किया गया, मरु उद्यान जैसलमेर में। कहाँ पर, मरु उद्यान जैसलमेर में शुरू किया गया। तो ये आपके गोडाउन से संबंधित बातें हुई, सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बात और रह गई, और वो क्या, कि इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। क्या जारी हो चुका है, डाक टिकट जारी हो चुका। कब जारी हुआ, 1980 में। दर्जा इसको 81 में मिला, लेकिन इससे पहले डाक टिकट जारी हो चुका था। तो ये हमारे बात हुई प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावण की बात हुई, जिसको क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहते हैं, उकड़ा इसको कहते हैं, माल मोरड इसको कहते हैं, सोन चिरे या शर्मिला पक्षी इसको कहते हैं। 21 मई 1981 को इसको दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य कथन पहचानो। देखें, कथन कह रहा है 2011 में IUCN की रेड डेटा लिस्ट में गोडाउन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति माना गया। ठीक है, सही बात है। 2011 में इसको IUCN ने क्या मान लिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर संकटग्रस्त माना गया। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है, तो वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस। क्या नाम है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। नाइग्रिसेप्स इसका नाम है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो दूसरा ही कथन असत्य हो गया। गोडाउन सेवन घास के मैदानों में सर्वाधिक पाया जाता है, सही है। ये इसकी क्या कहलाती है, शरण स्थली भी इसको कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, शरण स्थली, क्योंकि यहीं पर पाया जाता है। राजस्थान सरकार ने 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। तो ये बात सही, हमने बात की अभी। बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी से संबंधित शब्दावली नहीं है। कौन सी शब्दावली है वो खेजड़ी से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खेजड़ी की अगर बात करें, खेजड़ी की सांगरी होती है। सांगरी इसका क्या है, फल है, या इसको फली भी कहते हैं, फल या फली कहते हैं। लूम क्या होता है, लूम इसके पत्तेदार या हरा चारा होता है, वो क्या कहलाता है, लूम कहलाता है। जांटी क्या है, तो जांटी को आपको ध्यान में रखना कि इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जांटी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जांटी कहते हैं। टीक है, वो टीक इससे संबंधित नहीं है। टीक आपके किसको कहते हैं, मारवाड़ टीक, रोहिड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं, रोहिड़ा को मारवाड़ टीक कहते हैं। तो ये इससे संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, आगे पेज दे रखा है तो आगे चर्चा करते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी हरी है तो हम भी हरा कलर ले लेते हैं और बात करते हैं खेजड़ी की। खेजड़ी की बात करें साथियों, तो खेजड़ी हमारा क्या है, सबसे पहले तो हमारा राज्य है, वृक्ष है। राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष का दर्जा इसको कब मिला, 31 अक्टूबर को मिला। कब मिला, 31 अक्टूबर
1983 को मिला, 1983 को इसको दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता होगा, प्रोसेपिस। प्रोसोपिस भी हो सकता है, प्रोसेपिस भी हो सकता है, सिनेरेरिया। क्या है? सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके और अन्य उपनाम क्या है? तो इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव इसको कहते हैं। इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष भी इसको कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में अभी हमने बात की, क्या कहते हैं? जांटी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? सीमलो या जांटी। ये कौन कहता है? ये स्थानीय लोग कहते हैं, सीमलो या जांटी, स्थानीय लोग। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, इसको समी भी कहते हैं। समी वृक्ष भी इसी को कहा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, समी वृक्ष की। तो ये कहाँ कहा गया है? तो वेदों में इसको समी वृक्ष के नाम से जाना गया है। एक बार मिलान वाला प्रश्न पूछा गया था इससे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। वेदों में इसको समी कहा गया। इसके और भी नाम है, जैसे अगर बात करें तो इसको तमिल भाषा है, तमिल में इसको क्या कहते हैं? तमिल में इसको पे मे कहते हैं। पे मे, तमिल में इसको पे मे कहते हैं। इसी प्रकार सिंधी में इसको क्या कहते हैं? सिंधी में इसको छोंकड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? छोंकड़ो, छोंकड़ो कहा जाता है। और कन्नड़ भाषा की अगर बात करें तो कन्नड़ में इसको क्या कहते हैं? कन्नड़ में इसको बन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? बन्नी। ठीक है। और इसके हमने बात की कि इसकी जो है पूजा कब की जाती है। तो इसकी पूजा की जाती है कब? या आपसे पूछ ले कि इसका धार्मिक महत्व क्या है, तो इसको दशहरे के दिन पूजा जाता है। दशहरे के दिन इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? विजयदशमी भी कहते हैं। पूजा कब की जाती है? दशहरे या विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। ठीक है। इसके फल को क्या कहते हैं? फल को इसके सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी। और सूख जाने के बाद उसको क्या कहते हैं? खोखा उसको कहा जाता है। सांगरी या सूख जाने के बाद खोखा। जो ये हरी पत्तियां हैं, इस चारे को लूम कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना, ऐतिहासिक रूप से आपको क्या ध्यान में रखना है? तो ऐतिहासिक रूप से इस पर डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट है वो जारी हुआ। और ये कब जारी हुआ? तो ये जारी हुआ 5 जून 1988 को। कब जारी हुआ? 5 जून 1988 को डाक टिकट इस पे जारी हुआ। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान में रखनी है कि इससे संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जैसे बात करें तो खेजड़ली का नाम आपने सुना होगा। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? तो खेजड़ली दिवस आपको ध्यान में रखना है, 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। और खेजड़ली दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई की याद में। इसकी अमृता देवी के याद में मनाया जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध हैं? इन्होंने 363 लोगों के साथ क्या दी थी? शहादत दी थी, यानी कि 363 लोग शहीद हो गए थे। और क्यों शहीद हो गए? खेजड़ी को बचाने के लिए। और कब की बात है? तो ये आपके बात करें 1730 की बात है, जब जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह थे। जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। अभय सिंह के कहने पर यहाँ पर 363 लोगों को खेजड़ियों के साथ गिरधर दास की सेना ने काट दिया था। ठीक है। तो ये बातें आपको सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दो कवकों या जानवरों या सूक्ष्म जीवों के ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। और उस सूक्ष्म जीवों का नाम है सिलेंट्रेटा। क्या नाम है? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा और ग्राइकोटर्मा। क्या है? ग्राइकोटर्मा।
स्लेंट्रेटा और ग्राइकोडर्मा, ये क्या है, खेजड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। स्लेंट्रेटा और ग्राइकोडर्मा क्या है, ये खेजड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इतना सब कुछ अगर आपने पढ़ रखा है तो आप ये बता दीजिए कि अमृता देवी विश्नोई के पति का नाम क्या था। अमृता देवी विश्नोई के पति का नाम क्या था। तब तक मैं एक चीज और बता देता हूँ कि सर्वाधिक खेजड़ी है वो कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक खेजड़ी का ध्यान रखना, ये शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी और नागौर में पाई जाती हैं सर्वाधिक खेजड़ी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसे वंडर ट्री या भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष कहा जाता है। किसे कहते हैं भाई, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष या वंडर ट्री किसको कहा जाता है, बताओ देखें। किसे सुनहरा वृक्ष या वंडर ट्री कहते हैं, किसको कहते हैं, फटाफट से बताओ। ये प्रश्न आपके लिए है, सोच के बताओ देखें। वंडर ट्री या वंडर ट्री आपके किसको कहते हैं, बताओ। जल्दी से बताओ। वंडर ट्री या भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष है वो किसको कहा जाता है। तो ये भी खेजड़ी को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं, ध्यान रखना। ये भी खेजड़ी को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में सब कुछ बता चुके हैं। आगे देखिए, एक मिनट, खेजड़ी को नहीं, फिर ऐसे कैसे हो गया। वंडर ट्री भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष है वो किसको कहते हैं, खेजड़ी को ही कहते हैं। रोइडा को नहीं कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर आगे फैक्ट है वो रोइडा के बारे में दिया है। कोई बात नहीं, ये प्रश्न तो खेजड़ी उत्तर बिल्कुल सही है, तो अपन रोइडा की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोइडा की बात करें तो रोइडा हमारा क्या है, राज्य पुष्प है। रोइडा हमारा राज्य पुष्प है। ये हो सकता है प्रश्न कोई दूसरा टाइप हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे वंडर ट्री या भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष है वो खेजड़ी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न का उत्तर और प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न है वो यहाँ पर रोहिडा वाला देना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो हमारे सामने दे रखा है ये रोहिडा है। क्या है, रोहिडा है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम रोहिडे की बात कर लेते हैं। रोहिडे की बात करें तो रोहिडे के लिए कलर ये ले लेते हैं, रोहिडा। रोहिडा क्या है, हमारा राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प है। और इसे राज्य पुष्प का दर्जा है वो कब दिया गया, तो 31 अक्टूबर को दिया गया, और 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया, 1983 को। तो खेतड़ी और रोइडे को 7वां दर्जा मिला था। अब इसके बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेला, टिकोमेला उंडुलेटा। टिकोमेला उंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। और इसके उपनाम क्या क्या है, तो इसको कहा जाता है राजस्थान का या मारवाड़ का या मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। क्या कहते हैं, सागवान इसको कहते हैं। इसके अलावा ये कलर आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, या अपन ये ले लेते हैं। तो सागवान, इसको राजस्थान की मरु शोभा भी कहते हैं। राजस्थान की मरु शोभा भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें फूल है वो कलरफुल होता है तो शोभा बढ़ाता है। इसको मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मारवाड़ टीक कहते हैं। मारवाड़ टीक इसको कहा जाता है, ध्यान रखना। इसके जो फूलों का रंग होता है, फूलों का रंग, फूलों का रंग कैसा होता है, तो इसके फूलों का रंग होता है हिरमिच। इसको क्या बोला जाता है, हिरमिच बोला जाता है। हिरमिच रंग का होता है, हरी मिर्च नहीं कर लेना है, हिरमिच है। ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, एक इसमें चूहा होता है जर्रेल।
जर्रिल नाम का एक चूहा होता है जो इसको क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, हानिकारक होता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। किसकी? रोहिड़े की सेहत के लिए हानिकारक होता है। और ये जो फूल है वो खिलते कब है? फूल खिलते कब है? तो ये मार्च अप्रैल में खिलते हैं, मार्च अप्रैल में खिलते हैं। फूल कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल में। इसकी जो सागवान की लकड़ी है बहुत उपयोगी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान में रखनी कि इसकी लकड़ी का उपयोग बंदूक के जो बिट होता है, बंदूक का बिट बनाने में प्रयुक्त होती है, बंदूक का बिट बनाने में प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये एक बार पूछा गया था कि कौन से वृक्ष की लकड़ी है उसका उपयोग बंदूक का बिट बनाने में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बंदूक का बिट बनाने में इसका प्रयोग है वो किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपने बात हुई किसकी? राज्य पुष्प रोहिड़े की बात हो गई। अगला प्रश्न देखिए, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को वर्ष 1948 में राजस्थान के राज्य खेल का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1948 में। कब दिया गया भाई? 1948 में राज्य खेल का दर्जा है वो दिया गया। और इस खेल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल सही है, 5 खिलाड़ी होते हैं। और 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा यहाँ पर फैक्ट के लिए जगह भी नहीं है और फैक्ट है भी नहीं, दो ही फैक्ट है वो आप ध्यान रख लीजिए। क्या फैक्ट है? एक तो आपको ध्यान में रखना, राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? राजस्थान महिला बास्केट बॉल एकेडमी या अकादमी, अकादमी कहाँ पर है? ये आपको ध्यान में रखना, कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। दूसरी है, राजस्थान महिला है तो राजस्थान पुरुष भी होगी। राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? तो पुरुष वाले की बात करें तो ये पुरुष वाली अकादमी है आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो ये दो अकादमियां आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, 1948 में इसको दर्जा मिला। महत्वपूर्ण बात यही है, मिलान वाले में पूछा जाएगा आपसे। आगे देखिए, राजस्थान राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान के राज्य नृत्य चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, और ये कौन सा है? घूमर है। क्या है? घूमर है राजस्थान का राज्य नृत्य। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम की अगर बात करें तो घूमर का अन्य नाम क्या है बताओ? घूमर को कहा जाता है राज्य की आत्मा। राज्य की आत्मा इसको कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर इसको कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर इसको कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नृत्यों का सिरमौर इसको कहा जाता है। इसको रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजवाड़ी लोक नृत्य भी इसको कहा जाता है। रजवाड़ी लोक नृत्य इसको कहा जाता है, ध्यान में रखना है। इसमें जो लहंगा होता है महिलाओं का, और लहंगे लहंगे का जो घेर होता है, जैसे आपको इसमें महिलाएं घूमती हुई दिख रही, ये जो घेर है, ये पेन से दिख रहा होगा आपको, घेर है, इसको क्या कहते हैं? इसको घुम कहते हैं। क्या कहते हैं? घुम। और इस घुम के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? घूमर पड़ा है। और इसको किस नाम से जाना था? लूर भी इसको कहा जाता है, झुमरिया भी इसको कहते हैं। लूर और झुमरिया भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसमें चरण कितने होते हैं, या आपके 8 तरह के इसमें स्टेप होते हैं। स्टेप कह सकते हैं, चरण कह सकते हैं। इन स्टेप को या चरण को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं सवाई। क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में।
तो सवाई ध्यान में रखना किससे संबंधित है, घूमर से संबंधित है। ठीक है, कथक यहाँ पर ऑप्शन में आया है तो ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस गीत को राजस्थान के राज्य गीत का दर्जा प्राप्त है? राजस्थान के राज्य गीत का दर्जा किसको प्राप्त है, ये आप बताओ, देखें जल्दी से बताओ। तो हाँ बताओ कौन सा है, चिरमी, केसरिया बालम, मरुरंग, मोरियो। तो उत्तर हो जाएगा केसरिया बालम। केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है, तो ये एक विरह गीत है। कैसा गीत है, विरह गीत है। किस शैली में गाया जाता है, शैली भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको मांड शैली में गाया जाता है। किस शैली में, मांड शैली में गाया जाता है। पहली बार किसने गाया था, पहली बार अगर बात करें तो पहली बार गाया था मांगी बाई ने। किसने गाया, मांगी बाई ने गाया। और ये मांगी बाई कहाँ की है, उदयपुर की संबंधित है। ठीक है, मांड शैली में इसको गाया गया। और विश्व स्तर पर या दुनिया में पहचान, विश्व में पहचान किसने दिलाई, विश्व में पहचान किसके द्वारा दिलाई गई इसको, तो ये दिलाई गई अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा। अल्लाह जिल्लाई, अल्लाह जिल्लाई बाई, अल्लाह जिल्लाई बाई के द्वारा पहचान दिलाई गई। और इनका संबंध कहाँ से, इनका संबंध है आपके बीकानेर से। तो यही बातें आपको केसरिया बालम के बारे में ध्यान में रखनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र की बात करें तो साथियों हमारा वाद्य यंत्र है अलगोजा। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है इसी प्रकार दो बांसुरियों के समान होता है। और ये किस श्रेणी में आता है, तो ये फूंक देकर बजाया जाता है, इसलिए इसको सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। कैसा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र इसको कहा जाता है। इसके जो कलाकार हैं वो कौन कौन हैं, तो कई बार पूछा जाता है कलाकार के बारे में। तो कलाकार का नाम है राम नारायण चौधरी। क्या नाम है, राम नारायण चौधरी। और इनकी खासियत क्या है कि नाक से बजाते हैं इसको, नाक से बजाते हैं इसको। किससे बजाते हैं, नाक से बजाते हैं। और अन्य कलाकार की बात करें तो एक कलाकार और है जिनका नाम है तगाराम भील। क्या नाम है, तगाराम भील भी इनके प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शासक ने ऊंटों की सेना बनाई थी? ऊंटों की सेना किसने बनाई थी, महाराजा गंगा सिंह ने बनाई थी ऊंटों की सेना। और ऊंटों की सेना का नाम क्या था, गलत जगह चिन्ह हो रहा है, ऊंटों की सेना का नाम था गंगा रिसाला। क्या नाम था, गंगा रिसाला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा रिसाला नामक सेना है वो किसने बनाई थी। अब देखिए कुछ और फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे जो राज्य कवि है वो कौन है। राज्य कवि का नाम ध्यान में रखना, सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण भी हो सकता है और मिश्रण भी हो सकता है, सूर्यमल का नाम ध्यान में रखना। ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी थे। राम सिंह के दरबारी, राम सिंह कहाँ के, बूंदी के दरबारी थे ये, दरबारी कवि। तो ये एग्जाम में पूछा गया था राम सिंह के बाद। इनका जन्म भी बूंदी में ही हुआ था और बूंदी का इतिहास इनके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया। किस में लिखा गया, वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास लिखा गया सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात इनकी और भी आती है, वीर सतसई राम रंजाट बलवंत विलास सती रासो। और इस वंश भास्कर को पूरा किसने किया, तो मुरारी दान ने पूरा किया था। अब कई बार पूछ लिया जाता है, अभी मैंने पीछे बात की थी कि हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा, शास्त्रीय राज्य नृत्य, शास्त्रीय राज्य नृत्य कौन सा है, तो हमारा शास्त्रीय राज्य नृत्य है कथक। कौन सा है, कथक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बिरजू महाराज का संबंध भी किससे आता है, कथक से आता है। इसका, बिरजू महाराज। तो साथियों ये थी आज की क्लास। कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने कोई सुझाव हो और कुछ हो, बेझिझक गालियां देनी हो तो भी दें, प्रशंसा करनी हो तो भी करें, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में करें। ये
ख़त्म होने के बाद में, ताकि वो कमेंट मेरे को दिखाई दे पाए। ठीक है, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।